वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस केमिस्ट्री क्लासेस। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के बारे में डिस्कस किया था। स्टार्टिंग थी वो इंट्रोडक्शन, जिसमें कि ये बताया था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अणुओं के मध्य जो है एक लचीला बंध होता है, और उस लचीले बंध को जब हम आवश्यक ऊर्जा दे देते हैं तो उसमें कंपन होने लगते हैं। इस कंपन के दौरान बंध लंबाई के मान में अंतर आता है या फिर बंध कोण के मान में भी परिवर्तन हो सकता है। यह उस कंपन ऊर्जा जिसका कि वे अवशोषण करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसमें किस प्रकार का ट्रांजिशन होगा। चूँकि ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, मतलब कि छोटे छोटे फोटोन्स के रूप में होती है, जब उनके मध्य ऊर्जा अंतर एच न्यू या इसके पूर्ण गुणक के बराबर होता है तो अणुओं में संक्रमण होता है, और यह ऊर्जा का मान चूँकि आईआर क्षेत्र में होता है, इस पर हमें आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि किस किस तरह के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस संभव हैं। तो उसमें दो हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और बेंडिंग वाइब्रेशंस। जैसा कि मैंने इसमें दो में उसे डिवाइड करके बताया है। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो हैं क्या होते हैं, एज द नेम सजेस्ट कि इसमें बॉन्ड लेंथ के मान में परिवर्तन आता है, परंतु बॉन्ड एंगल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि जो रेखीय है, तो उसमें हम देखते हैं कि उस केस में या तो बंध लंबाई दोनों दिशाओं में समान रूप से बढ़ेगी, तो या फिर दोनों समान रूप से कम होगी। तो कुल मिलाकर जो परिवर्तन होता है वो नगण्य हो जाता है। तो इस प्रकार का जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है उसमें या तो कंप्रेस होता है या फिर स्ट्रेच होता है एक साथ, उसे कहते हैं हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। दूसरी कहलाती है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसमें जो है दोनों बंध लंबाई, मतलब कि जो सेंट्रल एटम से जो दोनों दिशाओं में जो एटम प्रेजेंट है उसमें दोनों बंध लंबाई एक कम होती है और एक बढ़ती है। तो इस प्रकार से एक में कंप्रेशन होता है और एक में जो है स्ट्रेचिंग होती है। तो जो इस प्रकार के जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको बोलते हैं हम एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब दूसरे प्रकार का वाइब्रेशंस की बात करते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग का मतलब होता है बंकन। बंकन कंपन जो है वो दूसरी श्रेणी में आते हैं। इस तरह के कंपन के दौरान अणुओं के मध्य कोण जो है उसमें परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो प्लेन विद इन प्लेन होता है और एक आउट ऑफ प्लेन होता है। तो उसको भी हमने दो प्रकार के भागों में विभक्त करा है। जो इन प्लेन है, जिसमें कि प्लेन वही रहता है, तो उसमें जो कंपन होते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं, उसमें पहला है सिजरिंग। सिजरिंग का मतलब होता है कैंची नुमा। कैंची जिस प्रकार से हम चलाते हैं कि उसके जो दोनों फाड़ होते हैं वो एक साथ एक दूसरे के निकट आते हैं और इसी प्रकार से एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो जो मैंने आपको इसमें भी दिखा रखा है कि दोनों या तो एक साथ पास आएंगे या एक साथ दूर जाएंगे, इसको बोलते हैं हम सिजरिंग, जस्ट लाइक अ सिजर्स। तो ये वाला जो वाइब्रेशंस है वो सिजरिंग कहलाएंगे। दूसरी प्रकार का है रॉकिंग। रॉकिंग वाइब्रेशंस जो हैं वो भी इन प्लेन वाइब्रेशन है। जैसा कि झूलने वाली कुर्सी होती है वो या तो आगे जाती है या वो पीछे जाती है, तो दोनों ही में जो है एक ही दिशा में जाती है, तल में दाईं या बाईं और जाती है। तो इस प्रकार से जो है बंध कोण का मान स्थिर बना रहता है, लेकिन सापेक्ष समूह की स्थिति परिवर्तित होती है। तो ये पेंडुलम की तरह है, वो कहलाता है रॉकिंग वाइब्रेशंस। दूसरी तरह की कैटेगरी है वो है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस। इस प्रकार के आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन में पहला है वेगिंग वाइब्रेशंस। वेगिंग का मतलब होता है अभिदोलन। अभिदोलन का मतलब है कि इसमें जो कंपन होगा अणु या किसी समूह के सिरे वाले परमाणु
विशेष अणु के तल के ऊपर या तल के नीचे की तरफ गति करते हैं। मतलब कि दोनों की गति की दिशा तो समान रहेगी, या तो दोनों प्लस प्लस होंगे, ऊपर जा रहे होंगे, या दोनों नीचे जा रहे होंगे, माइनस माइनस होंगे। तो इसको हम बोलते हैं वैगिंग। वैगिंग का मतलब है अभिदोलन। इसके बाद में जो नेक्स्ट तरह का वाइब्रेशंस है उसको कहते हैं ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस। जैसे हम किसी चीज़ को ट्विस्ट करते हैं तो वो दोनों दिशाओं में होती है। इसी प्रकार से जो कंपन है जिसमें कि अणु के सिरे वाला एक परमाणु तो अणु के तल के ऊपर की तरफ जाता है और दूसरा परमाणु तल के नीचे की तरफ गति करता है, तो इस प्रकार से दोनों की दिशाएं अलग अलग होती हैं। उसे कहते हैं हम व्यावर्त कंपन या ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो नॉर्मल वाइब्रेशंस होते हैं, जो कि सामान्यतः वाइब्रेशंस देखे गए हैं जिनकी की तीव्रता अधिक होती है, वो इन दोनों कैटेगरी में से एक होते हैं। आइदर इट इज़ स्ट्रेचिंग और इट इज़ बेंडिंग वाइब्रेशंस। अब हम आगे बात करेंगे फंडामेंटल बैंड्स के बारे में। फंडामेंटल बैंड्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम स्पष्ट है, फंडामेंटल बैंड्स मतलब कि जो मूल कंपन होते हैं वो क्या होते हैं। इससे पहले हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था। उसमें हमने कहा था कि हर अणु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होते हैं। इसी तरह से हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल पाए जाते हैं। वाइब्रेशनल लेवल का मतलब होता है कि कंपन के विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। ये कंपन के जो ऊर्जा स्तर है जिसमें कि ट्रांजिशन होता है, जिससे कि हमें आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो ये फंडामेंटल बैंड्स जो होते हैं या मूल कंपन जो होते हैं, उनका मान उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पर निर्भर करता है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? देखिए, हम सबको पता है कि किसी भी अणु या परमाणु की स्थिति के लिए हमें 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, 3 अक्ष XYZ की आवश्यकता होती है, जिससे हम उसकी स्थिति बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी अणु में जब हमें घूर्णन गतियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें 3n जो है नंबर ऑफ एटम्स हैं इन अ मॉलिक्यूल, उसके द्वारा हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताते हैं कि टोटल 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। अब वापस से इसमें 2 स्थितियाँ आती हैं। एक तो होता है लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल में आपका जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 होती है और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। तो इस प्रकार से जब हम उसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करेंगे तो उसका मान 3n-5 के बराबर होगा। वो केस है लीनियर मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं लीनियर मॉलिक्यूल में जैसे CO2 है, CH2 है, N2O है, ये सारे लीनियर मॉलिक्यूल की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें जो डिग्री वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका मान है 3n-5। अब दूसरी तरह का होता है मॉलिक्यूल्स जो नॉन लीनियर होते हैं। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में इसका मान 3n-6 के बराबर होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान तो 3 ही रहा, परंतु रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 1 बढ़ गया, मतलब कि 3n-6 हो गया टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वापस से एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वाटर है, H2S है, SO2 है, ये सब दिख तो ट्राइएटॉमिक रहे हैं, परंतु एक्चुअल में जो इनका शेप है वो लीनियर नहीं होकर नॉन लीनियर है। इसलिए इसमें हम 3n-6 का नियम लगाएंगे और उसके द्वारा हम टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मीथेन है। मीथेन के अंदर टोटल 5 एटम्स हैं, तो और चूँकि वो सिमेट्रिकल नहीं हैं
तो उसमें जो है तो जो नॉन लीनियर होने के कारण से इसमें वैल्यू 3n-6 के बराबर होगी, तो हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 आ जाएगी। इसी तरह से बेंजीन है, उसमें 3n-6 का रूल अप्लाई करने पर हमारे पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका मान 30 आएगा। तो ये सारे जो हैं हमारे फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं, जिसके कारण से हमें फंडामेंटल बैंड्स प्राप्त होते हैं, और ये बैंड्स जो हैं अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता के होते हैं। तो ये फंडामेंटल। अब आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? हुक का नियम क्या है? हुक का नियम जो है, इस नियम के अनुसार किसी बंध के कंपनों की आवृत्ति उस बंध के बल स्थिरांक के वर्गमूल के समानुपाती होती है। जैसा कि इसमें फॉर्मूले में पता चल रहा है कि न्यू इनवर्स है ना, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, इज इक्वल टू 1/2πc √k/μ। यहाँ हमारा जो है c वेलोसिटी है, प्रकाश का वेग है, जिसे कि हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में लेते हैं। k फोर्स कांस्टेंट है और म्यू k फोर्स कांस्टेंट है। म्यू जो है रिड्यूस्ड मास है। रिड्यूस्ड मास का मतलब होता है समानीत द्रव्यमान। जिन दो एटम की बात कर रहे हैं उन दोनों के द्रव्यमान को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय m1 + m2। मतलब कि समझ गए कि आपको जो रिड्यूस मास है, समानीत द्रव्यमान का मान m1 × m2 अपॉन m1 + m2 के बराबर होगा। तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस तरह के वाइब्रेशंस होते हैं और कौन सा फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम आईआर स्पेक्ट्रा जो है उसका आधार क्या है, कौन से मॉलिक्यूल आईआर स्पेक्ट्रा देते हैं, उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है, चयन नियम क्या है, और साथ ही जो है इसका हम किस में उपयोग करते हैं, मतलब कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।